नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम प्रबंध की विशेषताएं एवं लक्षणों के बारे में देखेंगे। पिछले 2 वीडियो में अपने प्रबंध का अर्थ और परिभाषाएं देखी थी। आज हम प्रबंध की विशेषताएं और लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखें प्रबंध की विशेषता और लक्षणों के अंतर्गत तो प्रबंध को विद्वानों द्वारा विभिन्न तरीके से परिभाषित किया गया। इनका विश्लेषण करने पर प्रबंध के निम्न लक्षण या विशेषताएं ज्ञात होती हैं। पहला क्या आता है? प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। ये एक आपने परिभाषा भी हमने देखी थी आगे कि प्रबंध अन्य लोगों से काम करवाने की कला है। और प्रबंधक स्वयं क्या काम करता है? तो प्रबंधक की कार्य करता है जो नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण है, वो प्रबंधक की कार्य करता है। दूसरे पार्ट में प्रबंध के एक मुख्य कार्य और गौण कार्य दे रखे हैं। तो हेनरी फ्योल प्रबंध के मुख्य कार्य कौन कौन से बताता है? तो हेनरी फ्योल कहता है कि प्रबंध है जो POCCC है। POCCC का मतलब क्या होता है? तो P का अर्थ होता है प्लानिंग, O का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, C का अर्थ कमांड, C का अर्थ कंट्रोल और C का अर्थ कोऑर्डिनेशन। वहीं लूथर गुलिक कहता है कि प्रबंध है जो पोस्ट गौरव है। पोस्ट गौरव का अर्थ क्या होता है? तो P का अर्थ होता है प्लानिंग, O का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन, S का अर्थ होता है स्टाफिंग, D का अर्थ होता है डायरेक्शन, C का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन, R का अर्थ होता है रिपोर्टिंग और B का अर्थ होता है बजटिंग। हेनरी फ्योल POCCC की बात करता है, वहीं लूथर गुलिक POSDCORB, यहाँ CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक दोनों प्रबंध के अलग अलग लक्षण बताते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं बताते हैं। आगे हम देखें तो प्रबंध का कार्य निरुद्देश्य या लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध है जो निरुद्देश्य नहीं होता है, लक्ष्यहीन नहीं होता है। प्रबंध के पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों के अनुरूप हम जो भी काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रबंध है जो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं। बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के प्रबंध नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा आता है कि प्रबंध का कार्य औपचारिक समूहों में संपन्न किया जाता है। क्यों? क्योंकि असंगठित व्यक्तियों का समूह केवल भीड़ होती है जिनका प्रबंध करना कठिन होता है। अब भीड़ का कोई प्रबंध कैसे कर सकता है? इसलिए प्रबंध हमेशा औपचारिक समूह का किया जाता है, औपचारिक संगठनों का किया जाता है। फिर अगला आता है प्रबंध एक मानवीय कार्य है। प्रबंध कार्य समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ऐसे व्यक्ति यानी कि जो प्रबंधक होगा उसको विशिष्ट ज्ञान, अनुभूति और अनुभव वाला होना चाहिए। अब प्रबंध मानवीय कार्य है। मानवीय कार्य कैसे हैं? क्योंकि प्रबंध का कार्य मनुष्यों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। कंप्यूटर आदि यंत्रों का क्षेत्र तो विस्तृत है, कंप्यूटर के क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है जो बड़ा है, किंतु यह मनुष्यों का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि प्रबंध कार्य करने वाले व्यक्ति के पास में विशिष्ट ज्ञान होता है, अनुभव होता है और अनुभूति होती है। आगे देखें, यह अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह असंगठित संसाधनों का उपयोग कर उपयोगी उत्पाद और सेवाओं का सर्जन करता है। उपयोगी सेवाओं का सर्जन कैसे करता है? तो आपको पता होगा कि संगठन के अंतर्गत कुछ भौतिक संसाधन होंगे और कुछ मानवीय संसाधन होंगे, तो दोनों का मिश्रण ही करते हुए नए उत्पाद, नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। एक विद्वान हुए थे कार्लिसले। कार्लिसले क्या कहते हैं कि प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है, अर्थात प्रबंध के कार्य में मनुष्यों को संगठित किया जाता है, न कि पशुओं को। कार्लिसले क्या कहता है? प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित कार्य है, अर्थात प्रबंधक के कार्यों में
मनुष्यों को संगठित किया जाता है, न कि पशुओं के समूह को। फिर अगला पॉइंट देखें, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। यह संसाधनों की प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाकर अधिकाधिक उत्पादकता का सृजन करने में योगदान देता है। योगदान कैसे देता है? तो आपको पता है कि प्रबंध व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। यह एक चुनौतीपूर्ण कठिन कार्य है। यह संगठित संसाधनों का उपयोग करते हुए सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम है। तो ये एक क्रिया है। प्रबंध कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति प्रबंधक होता है। प्रबंध एक क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि चुनौतीपूर्ण कठिन कार्य को क्या किया जाता है कि उसको लिया जाता है। यह संगठित संसाधनों का उपयोग करते हुए सेवाओं तथा वस्तुओं का उत्पादन करता है। फिर आगे आता है, प्रबंध कुछ सामान्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत शिक्षाविदों, चिंतकों एवं प्रबंधकों के गहन शोध अनुभव पर आधारित होता है। उन्होंने प्रतिपादित किया है। विभिन्न विद्वानों ने, चिंतकों ने, प्रबंधकों ने विभिन्न शोध किए। शोध करने के बाद में उसके सिद्धांतों को लागू किया। प्रबंध में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी प्रबंधक होगा उसके कुछ अनुयायी होंगे। उन अनुयायियों का उसको क्या करना है कि उनका नेतृत्व करना है। तो एक अच्छा नेता भी होना चाहिए। फिर प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने हेतु अपने कुछ अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। वे अधीनस्थ पुनः अपने कुछ अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। फलत प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकारों के प्रति उत्तरदायी बन जाता है। इस प्रकार संस्था के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों एवं दायित्वों की श्रृंखला का निर्माण होता है। यानी कि आपने देखा कि एक अधिकारी अपने अधिकार और दायित्व अपने अधीनस्थ को देता है, वह अधिकारी अपने अधिकार और दायित्व अपने अधीनस्थ को देता है। इस प्रकार से अपने अधिकार और दायित्वों का धीरे धीरे बंटवारा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। एक नाम आया है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार या सत्ता अपने अधीनस्थों को हस्तांतरण करता है। यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। और एक होता है केंद्रीकरण, यानी कि सारे के सारे अधिकार दायित्व अपने पास रखना, यह केंद्रीकरण होता है। और केंद्रीकरण की प्रक्रिया है जो फ्रांस से ली गई है। और भारत में ये दोनों ही प्रचलित हैं। तो आपने देखा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब अपने अधिकार और उत्तरदायित्व अपने अधीनस्थों को सौंपना, जो कि बड़े स्तर के उद्योगों में होता है। बड़े उद्योगों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है, बड़ी कंपनियों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होती है, जबकि एकल व्यापार में कह सकते हैं कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। फिर आगे हम देखें तो आगे प्रश्न आता है कि प्रबंध कार्य संस्था के अंदर व बाहर के वातावरण को प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित करता है। आंतरिक वातावरण में नियोक्ता कर्मचारी तथा संसाधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक कर्मचारी, राजनीतिक कर्मचारी तथा तकनीक वातावरण होते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रबंध का जो भी कार्य होगा, जो भी निर्णय होगा, वह निर्णय प्रबंध के अंतर्गत नियोक्ता कर्मचारी और संसाधन यानी कि आंतरिक वातावरण को प्रभावित करेगा ही करेगा। साथ में बाहरी वातावरण के अंतर्गत भी ग्राहकों को, राजनीतिक कारणों में सरकार आएगी, प्रशासन आएगा, तकनीक कारणों में वातावरण जो भी आएगा, तो पूरा का पूरा समाज को प्रभावित करता है। तो प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंध के निर्णय हैं जो आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरणों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर आगे आता है प्रबंध संस्था के मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय की प्रक्रिया है, ताकि संस्था के उद्देश्यों, इससे संबंधित सभी वर्गों की अपेक्षाओं एवं दक्षताओं के कारगर ढंग से पूर्ण किया जा सके। मानवीय प्रयासों की सहायता से भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। यानी कि प्रबंधक के अंतर्गत क्या होता है कि सभी व्यक्ति मिल करके
काम करते हैं और काम करके संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। फिर अगला आता है कि प्रबंध अपने संसाधनों की प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान रखता है। जो भी प्रबंधक होता है वह अपने संसाधनों की प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि वह जो अपने संसाधनों को कैसे अच्छे ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, कैसे उनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनका प्रयोग किया जा सकता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। फिर प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। वह छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया है। यानी कि चाहे उद्योग छोटा है, चाहे संस्था छोटी है, चाहे बड़ी है, सभी जगह पर प्रबंध किया जाता है। चाहे वह धार्मिक संस्था है, चाहे वह राजनीतिक है, चाहे वह सामाजिक है, चाहे वह व्यावसायिक है, यानी कि सभी प्रकार की संस्थाओं में प्रबंध किया जाता है। इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है कैसे, प्रबंध अदृश्य शक्ति है कैसे, प्रबंध मानवीय प्रयासों के लिए आवश्यक है कैसे, मानवीय संगठनों में प्रबंध किस प्रकार से सहायक है, प्रबंध विशिष्ट कार्य के रूप में कैसे हैं, प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया के रूप में कैसे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है कैसे हैं, क्योंकि वह छोटे बड़े धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि संगठनों में की जाने वाली क्रिया है, इसलिए यह सार्वभौमिक क्रिया। अंतिम आता है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। इसे देखा व छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का स्वतः अनुमान हो जाता है। जब संस्था में सभी कार्य सुचारू रूप से होते हैं, कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तथा संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, तब प्रबंध की शक्ति का उपस्थिति का सहज अनुमान हो जाता है। और कभी कभी इसकी अदृश्य शक्ति का भान इसकी अनुपस्थिति में तब होता है जब संस्था असफलता की ओर जाने लगती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि कोई संस्था है, कोई उद्योग है जो प्रगति कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह संस्था यहाँ का प्रबंधक है जो अच्छा है, यहाँ का प्रबंध है जो श्रेष्ठ है, जिससे संस्था इतनी प्रगति की है। लेकिन अगर कोई संस्था है जो डूबती जा रही है, उसका स्तर गिरता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कुप्रबंध है। तो आज हमने प्रबंध की विशेषताओं को देखा, प्रबंध के लक्षण को जाना। आगे के वीडियो में हम प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में देखेंगे कि प्रबंध के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के बारे में देखेंगे। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।